एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह के साथ और राजनीति करने वाले और उससे अलग होने वाले नेताओं का भविष्य किस तरह अंधकारमय हो जाता है और क्या ऐसे नेताओं का भारतीय जनता पार्टी से तालमेल उसकी राजनीतिक भविष्य को खतरे में डाल देती है। आज हम उसी को टटोलने की कोशिश करते हैं, उन नेताओं को टटोलने की कोशिश करते हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी अमित शाह के खास माने जाते थे, लेकिन जैसे ही वो अलग हो गए, अपनी राह अलग कर लिए, तो राजनीति में किस हाशिए में चल गए, जनता ने कैसे उसको नकार दिया, क्या उसका खमियाजा क्या वो नेता भुगतते चले गए हैं। इन तमाम चीजों को टटोलने से पहले उन नेताओं को जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद आसानी से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन नेता है, लेकिन इसके लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए पहले नेताओं का नाम जान लीजिए। उद्धव ठाकरे जी, जो शिवसेना यूबीटी के सबसे बड़ा नेता उद्धव ठाकरे जी। दूसरी बड़ी नेताओं का अगर शुमार कर लिया जाए तो वो महबूबा मुफ्ती पीडीपी, और तीसरे नेताओं को समझने की कोशिश करेंगे तो जेजेपी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी मानी जाती है। इन तीनों नेताओं का जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बनती थी और सब कुछ उसके इशारे में करते हुए इन लोग नजर आते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी राह अलग कर ली, यानी अमित भाई शाह से जिसका पंगा हो गया और जिसका ऑक्सीजन एनडीए में कम हो गया, तो वो जनता से भी चले जाते हैं। इसको कहने में गुरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ये तीनों नेताओं के बारे में आसानी से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए उद्धव ठाकरे को, जो इस वक्त में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष हैं। तो याद कर लीजिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से बाला साहब ठाकरे की राजनीति पूरी तरह से हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमते चला जाता था, और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अगर कोई हिंदुत्व का सबसे ज्यादा बात करने वाले थे तो बाला साहब ठाकरे जरूर थे। तो यह कोई छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाला साहब की विचारधारा और उद्धव ठाकरे की विचारधारा में क्या अंतर आ गया? इसी अंतर के वजह से क्या अमित भाई शाह नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे की नहीं बनी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो टटोल लीजिए, जब साथ थे, जब पिछले विधानसभा में 7 चुनाव लड़े तो 124 विधानसभा में 56 सीट जीतने में उद्धव ठाकरे कामयाब हो गए थे। उस वक्त में शिवसेना पूरी तरह से एकजुट थी। जी हां, और वहीं से शुरू होता है उद्धव ठाकरे की राजनीति में एक नया मोड़। और बताया जाता है शिवसेना चाहती थी कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाई जाए, और इसके लिए भारतीय जनता बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी थी और किसी हाल में उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता देने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी। और वहीं से शुरू हुआ है जीत। उद्धव ठाकरे मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे और ना ही भारतीय जनता पार्टी के अमित भाई साहब तैयार थे, और जो कुछ होता हुआ दिखा, दोनों के बीच में दूरी आ गई। और दूरी आने के बाद जिस तरह से शिवसेना ने इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाकर सरकार बना ली, तो भारतीय जनता पार्टी और खासकर अमित भाई शाह को ठेस जरूर लगा। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले को इतना ज्यादा डेंट देने की हिमाकत जब उद्धव ठाकरे ने कर दिखाई, तो कहा जाने लगा था कि दम तो जरूर है। लेकिन कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खासकर नरेंद्र मोदी जी अमित शाह से दोस्ती और दुश्मनी दोनों हितकर बिल्कुल नहीं होता है, और वही उद्धव ठाकरे को झेलना पड़ा। और जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ उद्धव ठाकरे ने ले लिया, तो किस तरह से एकनाथ शिंदे को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को सबक देने की कोशिश किया, खासकर उद्धव ठाकरे को। किसने सोचा था कि उद्धव ठाकरे के खास माने जाने वाले एकनाथ शिंदे भी शिवसेना को और खासकर उद्धव ठाकरे को धोखा दे देंगे, लेकिन सब कुछ महाराष्ट्र की जनता ने आसानी से देखा। एकनाथ शिंदे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलने लगे थे, उसके इशारे में सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे, और एकनाथ शिंदे सीएम बने भी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया और पहली बार बाला साहब की पार्टी शिवसेना टूट गई।
और चुनाव में जब फैसला हो गया तो क्या कहा जाएगा। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, वर्तमान के विधानसभा चुनाव में आने से पहले आप लोकसभा चुनाव 2024 को भी टटोल लीजिए। लगातार उद्धव ठाकरे अमित भाई शाह की बीच में जीत चलता चला गया। दोनों एक दूसरे को लेकर तरह तरह की टिप्पणी करते हुए नजर आने लगे थे। गाहे बगाहे एक दूसरे की बोली में जो कड़वापन आने लगा था, एक दूसरे के बोली में जो कड़वाहट आने लगा था, वो धीरे धीरे कम बिल्कुल नहीं हो रहा था, बढ़ते चला गया। और पूरी तरह से उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ तालमेल बैठाने में कामयाब जरूर हो गए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में शिवसेना ने 9 सीट जीतने में कामयाबी हासिल कर ली, तो एक बार लगने लगा कि उद्धव ठाकरे की राजनीति जमीन महाराष्ट्र में अब भी बची हुई है और सब कुछ सत्ते में आता हुआ चला जाया। फिर एक बार डेंट अमित भाई शाह को जरूर लगा, भारतीय जनता पार्टी को जरूर लगा। और तभी से अमित भाई शाह भी अपने चाणक्य नीति के तहत अपनी नीतियां बनाने लगा कि किस तरह उद्धव ठाकरे को फिर से एक बार पूरी तरह से समेटने की कोशिश किया जाएगा, और वो करते हुए नजर आए। और 2024 के चुनाव को भी टटोल लीजिए, विधानसभा का चुनाव, जिसमें इसमें स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबको समेट दी और उद्धव ठाकरे के खाते में मात्र 20 विधानसभा सीट ही प्राप्त हुआ। 56 सीट रखने वाले लोग और 9 लोकसभा चुनाव जीतने वाले जब 20 सीटों में सिमट गए, तो राजनीति में फिर एक बार उद्धव ठाकरे की राजनीति को डेंट जरूर लगा और अमित भाई शाह की कॉलर खड़ा जरूर हो गई। भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस की कॉलर जरूर खड़ा हो गए। तो उद्धव ठाकरे आज फिर राजनीति हाशिए में जरूर चल गए। अलबत्ता उनके बेटे आदित्य ठाकरे चुनाव जीतने में कामयाब जरूर हो रहे हैं, लेकिन मात्र 20 विधानसभा में एमएलए आने के बाद उद्धव ठाकरे की राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गया। तो समझते चले जाइए, गाये बगाए न्यूज भी आता है कि उद्धव ठाकरे अनकरीब एनडीए गठबंधन में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। तो आप समझ लीजिए। चलिए दूसरे बड़े नेता महबूबा मुफ्ती को टटोल लीजिए, याद कर लीजिए। जिस तरह 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ जब पीडीपी के महबूबा मुफ्ती आई, तो 28 सीट 70 सीटों में 28 सीट जीतने में कामयाब जरूर हो गई। और उस वक्त में वोट का परसेंटेज देख लिया जाए तो 22% से ज्यादा मत उस वक्त में उनको जरूर मिला। और वहीं से शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी से उनका तालमेल का सिलसिला। उस वक्त में बहुमत नहीं होने के बाद महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो बात सामने आई, जिसको बढ़ाने का काम अमित भाई शाह ने जरूर किया। और एक बार फिर पीडीपी के महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी के तालमेल में सरकार बनते हुए दिखी। और बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार थी जो तालमेल के साथ सरकार चली। महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी के बीच में सब कुछ सामान्य होता हुआ दिखा। कई बार महबूबा मुफ्ती लगातार दिल्ली का दौरा की, तो नरेंद्र मोदी अमित शाह ने उनका स्वागत गर्मजोशी से जरूर किया, क्योंकि अमित भाई शाह की तमाम बातों को महबूबा मुफ्ती काटते चले गई। ऐसी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ था और कहा जाता था कि अमित भाई शाह की बातों को काट देना और महबूबा मुफ्ती के लिए भी वही साबित हुआ। और महबूबा मुफ्ती से भारतीय जनता पार्टी का तालमेल समाप्त हो गया। और इस बार का विधानसभा चुनाव जब सामने आई, तो आप देखते चले जाइए महबूबा मुफ्ती कितने में आ गई। मात्र 8% के हिस्से में उनका वोट प्रतिशत रहा और मात्र 3 विधानसभा में इस सीट जीतने में कामयाब महबूबा की पार्टी पीडीपी हुई। तो समझते चले जाइए, 28 सीटों से सीधे 3 सीट में उनकी भी हैसियत आ गई। 22% से ज्यादा वोट जब 8.5% के इर्द गिर्द घूमता चला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी से तालमेल का नुकसान पीडीपी के महबूबा मुफ्ती को बहुत जोरदार ढंग से उठाना पड़ा। उसका खमियाजा महबूबा मुफ्ती को उठाना पड़ रहा था। वहां के मतदाता महबूबा मुफ्ती के पीडीपी पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, तभी तो उनका तमाम वोट खिसक जरूर गया। और भारतीय जनता पार्टी अमित भाई के साथ दोस्ती महबूबा मुफ्ती के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो गई। और उनकी राजनीतिक भविष्य को भी टटोलते चले जाइए।
तो उनकी भविष्य को लेकर भी फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है कि उनकी राजनीतिक भविष्य क्या होगा। उनकी बेटी चुनाव हार गई, महबूबा मुफ्ती की अपनी बेटी जब चुनाव हार गई तो अंदाजा लगाते चले जाइए कि दिल्ली में बैठे हुए चाणक्य की राजनीति किस तरह महबूबा मुफ्ती को पूरी तरह से डैमेज करने के लिए बनाई जरूर गई थी और सब कुछ होता हुआ दिखा। तो समझते चले जाइए, अफजल गुरु को आदर्श मानने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी का तालमेल हो जाना भी अपने आप में बड़ी बात थी। और राजनीति में नजर रखने वाले और बताया जाता है कि आरएसएस के विचारकों को यह बात कभी भी पसंद नहीं आया। आरएसएस के जो चिंतक हुआ करते हैं वो भी मानते थे कि यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूल थी, यानी पीडीपी के महबूबा मुफ्ती से तालमेल के साथ सरकार चलाना भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूल थी। लेकिन अमित भाई शाह ने उससे अपना नाता तोड़कर यह साबित करने की कोशिश की कि जो राजनीति में उसके दुश्मन होते हैं वो बिल्कुल पनपते नहीं, और जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल करने वाले को सबक जरूर सिखाती है। दोनों बात अपने आप में चरितार्थ होता हुआ दिखता है। और चलिए अब तीसरे बड़े नेताओं को भी टटोल लीजिए। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला हरियाणा की राजनीति में जिस तरह पिछले विधानसभा में 10 सीटों के बाद भी जब जिस तरह से डिप्टी सीएम बनने में कामयाबी हासिल की, और भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी थी कि बिना जेजेपी के 10 सीटों की सरकार नहीं बनने वाली थी, तो अमित भाई शाह ने अपनी चाणक्य नीति लगाकर जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को मना लिया और दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई। लेकिन जिस ठसक के साथ डिप्टी सीएम ने अपनी राजनीति को परवान चढ़ाने की कोशिश दुष्यंत चौटाला ने की थी, वो कुछ भी बात तो बिल्कुल नहीं है। जब चलते थे तो गाड़ियों का बड़ी काफिला चलता था और बड़ी बड़ी बातें करते हुए जिस तरह दुष्यंत चौटाला नजर आते थे, क्योंकि उसके बिना सरकार अल्पमत में आ जाती। लेकिन बताया जाता है कि राजनीति में ज्यादा चमक धमक और ज्यादा लंबी उड़ान जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य है उनको पसंद बिल्कुल नहीं आती, और वो अमित भाई शाह को ठेंगा दिखाने की कोशिश करते हुए चले गए। कई मुद्दों पे अमित भाई शाह की बातों को काटते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी से इतर होकर अपनी राजनीति को दिशा देने की कोशिश दुष्यंत चौटाले की पार्टी जेजेपी ने जरूर की। दुष्यंत चौटाला इसके लिए तमाम तरह की कोशिश करते हुए नजर आए। मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनने का दौर चालू हुआ तो जेजेपी भी भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाना शुरू कर दिया, और बताया जाता है कि इसके लिए मनोहर लाल खट्टर ने भी पूरी तरह से हवा देने का काम दुष्यंत चौटाला को जरूर किया। और दुष्यंत चौटाला तमाम मुद्दों का, चाहे किसान का मुद्दा हो और दूसरे मुद्दे के बहाना लगाकर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अपनी अलग जगह लाने की कोशिश की। तो याद कर लीजिए, उस वक्त में गोदी मीडिया में लगातार यह बात चलते हुए नजर आई कि यह भी अमित भाई शाह का एक मास्टर स्ट्रोक है। वो चाहती है कि जेजेपी चुनाव अलग लड़े, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़े और उसके बाद दोनों में तालमेल हो जाए। लेकिन जनता को भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के तालमेल अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, और हरियाणा की जनता ने जरूर बता दिया दुष्यंत चौटाला को कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और वह सब कुछ होता हुआ दिखा। इस विधानसभा चुनाव ने जेजेपी को पूरी तरह से समेट दिया गया। 0 बट्टा सन्नाटा। 10 सीट जीतने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी 0 बट्टे सन्नाटा में आउट होगी, यानी एक भी सीट जीतने में कामयाब बिल्कुल नहीं हुई। यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, दुष्यंत चौटाला चुनाव बुरी तरह हार गए, उनकी जमानत तक जब्त हो गई और वो 5वें नंबर के कैंडिडेट बनते हुए नजर आए। और सब कुछ हरियाणा के जनता ने आसानी से देखा और भारत की जनता ने भी देखा किस तरह किसान के मुद्दे पे लगातार चुप्पी दुष्यंत चौटाला को भारी पड़ता हुआ दिखा। अपने आप को किसानों के सबसे बड़े रबर के रूप में जब दुष्यंत चौटाला दिखाते हुए नजर आए, लेकिन किसान आंदोलन के समय में उनकी चुप्पी, रहस्यमय चुप्पी, पूरी तरह से उसको समेटने का मन किसान और जाट नेता ने जरूर बना लिया था। और जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जिस तरह से आपने बिरयानी खाई, मलाई चापी, लेकिन जब जनता को जवाब देने की बारी आई तो जनता सबक जरूर देती है। और इस विधानसभा चुनाव यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव की वर्तमान स्थिति को जान लीजिए तो पूरी तरह से दुष्यंत चौटाला से जनता खपा थी।
और दुष्यंत चौटाला का भविष्य इसके बाद क्या होगा, और राजनीति में इसके लिए भी चर्चाएं शुरू हो गई। आज दुष्यंत चौटाला कभी न्यूज में भी आते हुए नजर नहीं आते हैं। कहाँ है दुष्यंत चौटाला? राजनीति पर नजर रखने वाले ढूंढते हैं लेकिन नजर कहीं नहीं आते हैं। कहाँ गया दुष्यंत चौटाला का वो ठसक? कहाँ गए गाड़ियों का बड़ा काफिला? कहाँ गई वो हनक, जब अधिकारी उनके इशारे पे सब कुछ करते हुए नजर आते हैं? जनता सब जानती है और जनता सबक भी देती है अपने नेताओं का, तो समझते चले जाइए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 400 नारे का पलिता भारत की जनता ने लगा दिया, जिस तरह मोदी जी लगातार 400 पार के नारे लगाते चले गए और अमित भाई शाह जी जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य थे, सबकी चाणक्य की नीति फेल हो गई, बुरी तरह से पिट गई, जब 272 के आंकड़े छूने में पूरी तरह से विफल साबित हुए। आज 240 लोकसभा सीट में ही भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। 272 के जादुई आंकड़े छूने में जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हाथ गए, अमित भाई शाह की चाणक्य नीति पिट गई, तो कहा जा सकता है कि जनता जनार्दन होती है, वो चुपचाप अपने फैसले करते हुए नजर आती है। तो राजनीति में 3 बड़े नेताओं को टटोलते चले गए और उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा आप दर्शक भी बेहतर जानते हैं। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है तो शेयर कर दे, और ज्वाइन का बटन है, आप आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। जोहार।